नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है आयनिक साम्य। आयनिक साम्य में लास्ट क्लास में बच्चों हमने अम्ल और क्षार से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने आर्रेनियस अम्ल क्षार पढ़ा था, उसके बाद में ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल क्षार पढ़ा और लास्ट में हमने लुईस अम्ल क्षार पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार की सापेक्ष शक्ति, यानी कि कौन किसके कंपैरिजन में प्रबल अम्ल होगा और कौन किसके कंपैरिजन में प्रबल क्षार या अम्ल होगा। तो ये समझने से पहले हम अम्ल की परिभाषा देखते हैं आर्रेनियस के अकॉर्डिंग। आर्रेनियस क्या कहते थे? आर्रेनियस कहते थे कि अम्ल वे होंगे जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल कौन होंगे? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+, यानी कि जैसे हम बात करें Ha कोई अम्ल है तो ये एक्वस मीडियम में क्या देगा? एक्वस मीडियम में H+ आयन देगा और A- आयन देगा एक्वस मीडियम में। ऐसे ही हम बात करें क्षार कौन होंगे? क्षार वे होंगे जो जलीय विलयन में क्या देते हो? जलीय विलयन में OH आयन देते हो, OH आयन देते हो, उनको कहते हैं आर्रेनियस क्षार। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं BOH जो है वो एक्वस मीडियम में देगा B+ और OH- आयन, ये एक्वस मीडियम में ये देगा, जो क्या होंगे? क्षार होंगे। अब हम इनकी सापेक्ष शक्ति की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम। कंपैरिजन कैसे करेंगे? हमारे पास एक अम्ल है Ha और दूसरा अम्ल एक और कोई है। अब जो ज्यादा H+ आयन देगा वो क्या होगा? ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। जो कम H+ आयन देगा वो क्या होगा? कम प्रबल या फिर कहते हैं दुर्बल अम्ल होगा। ऐसे ही हम क्षार की बात करें तो क्षार में जो ज्यादा OH आयन देगा वो ज्यादा प्रबल क्षार होगा और जो कम OH आयन देगा वो क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। तो ये हम क्या करते हैं? हम कंपेरेटिवली पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट नहीं पढ़ेंगे। एक दूसरे के कंपेरिजन में कौन प्रबल होगा और कौन दुर्बल होगा। तो ये देखने से पहले हम देखते हैं आर्रेनियस सिद्धांत के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, किनकी बात कर रहे हैं हम? प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होकर H+ या फिर हम कहें H3O+ यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हम बात कर रहे थे प्रबल विद्युत अपघट्य की। अब प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वो क्या देंगे? वो ज्यादा आयनों में टूटेंगे और ज्यादा H+ आयन देंगे, तो उनको क्या कह देंगे? प्रबल अम्ल कह देंगे। ऐसे ही हम बात करें उदाहरण के तौर पर HCl, H2SO4, HBr, HI, HNO3 और HClO4, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। ये जल में ज्यादा से ज्यादा अपने आयनों में टूट जाएंगे, लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाएंगे और H+ आयन उत्पन्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखें HCl का उदाहरण लेते हैं। HCl को जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूटेगा और H+ और Cl- आयन देगा। H+ आयन जल के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H3O+ आयन बना लेगा। कैसे बनाता है? H+ प्लस H2O ये मिलकर क्या बना लेगा? H3O+ आयन। तो इसी को कह रहे हैं हम H+ आयन, और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। अब ये प्रबल है तो लगभग किस में रहेगा? आयनिक अवस्था में रहेगा, और इसको हम दिखा रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से एक ही दिशा में जारी। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन से? वे वाले दुर्बल विद्युत अपघट्य जो जल में क्या देते हैं? H+ आयन दे रहे हैं और उनका पूर्ण आयनन नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कह देंगे उनको? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो आयनन तो पूर्ण होगा नहीं, आयनन पूर्ण नहीं होगा तो H+ आयन कम टूटेंगे, कम बनेंगे, और H+ आयन अगर कम बन रहे हैं तो उनको कह रहे हैं हम दुर्बल अम्ल। ऐसे ही हम क्षार की भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दुर्बल अम्ल का उदाहरण लें तो उदाहरण में हम एसिटिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड क्या है? दुर्बल अम्ल है जो जल में H+ आयन कम देगा, एसिटेट आयन कम देगा और ज्यादा किस में रहेगा? अनआयनित अवस्था में रहेगा, आयंस में कम टूटेगा। अब इसका मतलब क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी, जो आयनों में भी रहेगा और अनायनिक अवस्था में भी रहेगा। इसका मतलब इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया से दर्शाते हैं। तो ये कौन हो गया? ये दुर्बल अम्ल हो गया। ऐसे ही हम क्षार को भी देख सकते हैं।
क्षार वे विद्युत अपघट्य हैं, कौन से? अगर प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार वे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं जिनका पूर्ण आयनन हो जाता है किसमें? जल में, और क्या देंगे? OH आयन देंगे। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं जल में और OH आयन देते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम दुर्बल क्षार। तो ऐसे ही हम प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले NaOH, NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है और जल में क्या दे रहा है? OH आयन भी दे रहा है। तो जल में पूर्ण रूप से वियोजित भी हो रहा है और OH आयन भी दे रहा है, तो इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे हम प्रबल क्षार। तो NaOH क्या हुआ? NaOH हो गया प्रबल क्षार। अब बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH4OH जो है वो OH आयन तो दे रहा है लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहा है, बहुत कम मात्रा में वियोजित हो रहा है, बहुत कम मात्रा में OH आयन देगा। अगर कम मात्रा में OH आयन देगा तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी और ये किस में रहेंगे? ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको दुर्बल क्षार कह रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या दे रहा है? OH आयन दे रहा है। तो ये कौन से क्षार हो गए? दुर्बल क्षार। अब ये प्रबल और दुर्बल हमने कैसे देखा, कैसे कहा, कैसे हम देख सकते हैं कि ये प्रबल है, ये दुर्बल है? ये हम देख सकते हैं इनके वियोजन स्थिरांक से। तो अम्ल और क्षारों की शक्तियों का मात्रात्मक पहलू कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम क्या देखते हैं? दुर्बल अम्लों का आयनन देख रहे हैं। अगर दुर्बल अम्ल का कंपैरिजन करना हो, एक दुर्बल अम्ल हमने लिया है Ha, जिसका वियोजन या आयनन हम देख रहे हैं। Ha क्या करेगा? जल में टूटेगा H+ और A- में, और H+H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H3O+ आयन बना लेगा और A- इधर पड़ा रहेगा। अब ये अगर H3O+ दे रहा है तो ये कैसा हुआ? ये अम्ल हुआ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है दुर्बल अम्ल। अब हमें कैसे पता चला? इसके लिए हम इसका साम्य अवस्था स्थिरांक देखें। साम्य अवस्था स्थिरांक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। उत्पाद क्या है हमारे पास? उत्पाद है H3O+ और A-, इन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे हमारे पास इधर है अम्ल। कौन सा अम्ल? Ha की सांद्रता गुणा H2O की सांद्रता। अब यहां पर हम देखें H2 क्या है? शुद्ध अवस्था में विलायक है, और शुद्ध अवस्था में विलायक या फिर हम कहें जल या फिर हम कहें किसी भी ठोस के लिए सांद्रता हम ले रहे थे 1। क्यों ले रहे थे? क्योंकि इनका घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर इसकी जगह हम अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास आगे क्या आता है? शुद्ध द्रव या ठोस के लिए सांद्रता कितनी ली है? 1 लेते हैं। के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? H3O+ की सांद्रता और A- की सांद्रता बटे Ha की सांद्रता। H2O की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया है। और यही क्या है? Ka है। Ka क्या है? Ka है अम्ल का वियोजन स्थिरांक या फिर कहें आयनन स्थिरांक। तो Ka क्या हो गया? अम्ल का वियोजन स्थिरांक हो गया, जिसका मान क्या आता है? H+ की सांद्रता। इसकी जगह हम H+ भी कह सकते हैं। H+ की सांद्रता गुणा A- की सांद्रता बटे Ha की सांद्रता। ये आ गया हमारे लिए दुर्बल अम्ल के लिए। आगे हम देखें, Ka का मान यह बताता है कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है। यानी कि Ka का मान अगर ज्यादा आता है, ज्यादा कब आएगा? जब H+ की सांद्रता ज्यादा होगी। Ka के समानुपाती है H+ की सांद्रता, तो H+ की सांद्रता अगर ज्यादा है तो Ka का मान ज्यादा होगा, और H+ की सांद्रता अगर ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल है। इसका मतलब H+ की सांद्रता ज्यादा है तो Ka का मान ज्यादा होगा, और हम कह सकते हैं कि Ka का मान ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल है, Ka का मान अगर कम है तो वो दुर्बल अम्ल है। तो हम क्या कह सकते हैं? Ka का मान यह बताता है कि कोई अम्ल किस सीमा तक वियोजित होता है, अर्थात अम्ल की प्रबलता की माप है कौन? Ka जो है, हमने पहले ही पिछले चैप्टर में हमने बात किया था कि जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है? केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब Ka जो है वो तापमान पर निर्भर करेगा। इसलिए जब भी हम अम्ल और क्षार की
प्रबलता या दुर्बलता की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो एक निश्चित तापमान पर यानी कि समान तापमान पर क्या करते हैं हम कंपैरिजन करते हैं। तो Ka जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, इसलिए आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक को हम किस पर तुलना करते हैं, समान ताप पर ही तुलना करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर तापमान हम चेंज करते हैं तो तापमान चेंज होने से Ka का मान भी बदल जाएगा, जिससे हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हमने लिया है एसिटिक अम्ल, जो क्या कर रहा है, जल में टूटकर क्या दे रहा है, H+ और एसिटेट आयन दे रहा है। अब ये दुर्बल अम्ल है, इसके लिए Ka का मान देखें तो इसके लिए Ka का मान है 1.8 × 10⁻⁵। ऐसे ही हम देखें HCN किस में टूटेगा, H+ और Cn- आयन में टूट जाएगा। और इसके लिए Ka का मान देखें तो इसके लिए Ka का मान आ रहा है 4.9 × 10⁻10। अब यहां पर ज्यादा कौन है, Ka का मान कहां पर ज्यादा है, Ka का मान है 1.8 × 10⁻⁵। यहां पर कितना है 4.9 × 10⁻10। तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा ये हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस की घात कम है, यहां पर माइनस की घात ज्यादा है। तो ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा ये हुआ। इसलिए अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा प्रबल अम्ल कौन है, एसिटिक अम्ल जो है वो ज्यादा प्रबल अम्ल है, जबकि HCN जो है वो इसके कंपैरिजन में दुर्बल अम्ल है। ऐसे ही हम क्षार के लिए भी देख सकते हैं। दुर्बल क्षारों का आयनन, दुर्बल क्षार लिया हमने एक BOH और उसका आयनन करवाया जल में, तो BOH जो है वो जल में कैसे टूटेगा, B+ और OH आयन दे देगा। OH आयन दे रहा है तो ये क्या हुआ, क्षार हुआ। अब ये दुर्बल है तो ये किस में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। और यहाँ पर हम साम्यावस्था स्थिरांक क्या ले रहे हैं, जैसे अम्ल में हमने Ka लिया था, तो क्षार के लिए हम Kb लेते हैं। B का मतलब होता है बेस। ठीक है बच्चों, तो Kb क्या आ जाएगा, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बट्टे क्रियाकार की सांद्रता का गुणनफल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, B+ की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता बट्टे BOH की सांद्रता। ये क्या आ गया हमारे पास, Kb का मान आ जाता है। और Kb के मान से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा क्षार ज्यादा प्रबल है, कौन सा क्षार जो है वो दुर्बल है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले NH4OH। NH4OH एक दुर्बल अम्ल है, ये जल में टूटकर क्या देगा, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसके लिए Kb कैसे निकालते हैं हम, उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, NH4+ की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता बट्टे में हम कर देंगे NH4OH की सांद्रता। यहां पर Kb का मान क्षार की प्रबलता को बताता है कि कौन सा क्षार ज्यादा प्रबल है, कौन सा क्षार जो है वो दुर्बल है। जिसके लिए Kb का मान ज्यादा होगा वो प्रबल क्षार होगा, जिसके लिए Kb का मान कम होगा वो दुर्बल क्षार होगा कंपेरेटिवली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें बहुप्रोटोनी अम्ल। बहुप्रोटोनी अम्ल का मतलब होता है ऐसे अम्ल जिनके पास एक से ज्यादा प्रोटोन हो। प्रोटोन क्या होता है, H+, यानी कि जिनके पास एक से ज्यादा H+ आयन हो उनको कहते हैं बहुप्रोटोनी अम्ल। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 हम कह रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 H+ हैं। कितने हैं, 2 H+ हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बहुप्रोटोनी अम्ल। तो वे अम्ल जिनमें एक से अधिक आयनन योग्य, H तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन वो H+ में टूटने वाले कितने हैं, प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। और प्रोटॉन H को नहीं कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं H+ को। तो यहां पर एक से अधिक आयनन योग्य हाइड्रोजन उपस्थित हो उनको क्या कहते हैं, बहुप्रोटोनी अम्ल। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर H2SO4, H2SO3, H2CO3, H2H3PO4 ये सब क्या है, बहुप्रोटोनी अम्ल है। फॉर एग्जाम्पल H2CO3, H2CO3 में अगर हम बात करें ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H+ प्लस CO3 2-। यहां पर कितने H+ हैं इसके पास, कितने आयनन योग्य प्रोटॉन्स हैं, कितने हैं, 2 हैं। 2 हैं तो ये क्या हो गया, बहुप्रोटोनी अम्ल हो गया। ठीक है बच्चों, इनके लिए अगर हम देखें फॉर एग्जांपल H2SO4 का हमने एग्जांपल लिया। H2SO4 में इसको अगर जल में डालते हैं तो ये 2 H+ आयन देगा। एक साथ 2 H+ आयन नहीं निकलेंगे, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। तो इसका अगर कंपैरिजन करें, पहले एक प्रोटॉन निकालते हैं तो क्या बन गया, यहां पर बाइसल्फेट आयन बन गया, बाइसल्फाइड आयन बन गया, प्लस
H3O प्लस, यानी कि H प्लस टूट कर क्या बना लिया, HSO3 माइनस आयन बना लिया। यहां पर अगर हम बात करें, पहला प्रोटॉन निकल रहा है, पहला H प्लस निकल रहा है, तो इसके लिए जो हम वियोजन स्थिरांक देख रहे थे वो Ka1 लगा देते हैं, Ka1 या फिर K1। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, उत्पाद क्या है H3O प्लस और HSO3 माइनस बटे H2SO3, और ये कितना आ रहा है, इसके लिए K1 का मान हमारे पास आया निकलकर 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये हमारे पास K1 आ गया। अब आगे इसको फिर से एक और H प्लस को निकालते हैं जल में, तो क्या बन जाएगा SO3 2 माइनस प्लस H प्लस। इसके लिए K2 निकालेंगे क्योंकि दूसरा H प्लस निकल रहा है, दूसरा H प्लस निकल रहा है, या तो हम कह सकते हैं Ka2 या फिर कह सकते हैं K2, और ये क्या आ जाएगा, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल, जो कि क्या आएगा SO3 2 माइनस और H3O प्लस, और बटे क्रियाकारकों की सांद्रता का गुणनफल। यहां पर H2 की सांद्रता हम 1 लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ किसकी ले रहे हैं, HSO3 माइनस की सांद्रता ले रहे हैं, और ये कितना आता है, Ka2 का मान हमारे पास कितना आता है 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब यहां पर हम कंपैरिजन करें 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 में, यहां पर 10 की पावर माइनस 2 है और यहां पर 10 की पावर माइनस 8 है। बड़ा कौन है, बड़ा, माइनस की घात अगर कम होगी तो वो ज्यादा बड़ा होगा, तो यहां पर बड़ा कौन है, Ka1 बड़ा है। तो यहां पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, Ka1 किसके लिए था, H2SO3 के लिए था, तो H2SO3 है वो ज्यादा अम्लीय है किसके कंपैरिजन में, HSO3 माइनस के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम बहुप्रोटोनी अम्लों का भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका, उनका अम्लीयता का या फिर अम्लीय सामर्थ्य का। दोनों आयनन स्थिरांक हमने देखे K1 और K2, इनके मान भी हमने देखे, जिसमें K1 का मान ज्यादा था जबकि K2 का मान कम था, जो कि ये बताते हैं कि सल्फ्यूरस अम्ल जो है, सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो बाइसल्फाइड आयन जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अम्लीय है, अधिक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या बताते हैं हमें, Ka1 और Ka2 का मान क्या बता रहा है कि कौन ज्यादा प्रबल है, कौन ज्यादा दुर्बल है। ऐसे ही हम एक से अधिक अम्लों में भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, या फिर कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल क्षार है। ये बात कर लेते हैं हम अम्ल और क्षार की सापेक्ष शक्ति के बारे में, कि एक दूसरे से कौन ज्यादा प्रबल है और कौन दुर्बल है। अब नेक्स्ट बात करें हम वियोजन की मात्रा की, तो आयनन अथवा वियोजन की मात्रा, यानी कि कितना टूटेगा कोई अम्ल या क्षार की बात करें तो कितना आयनन होगा, ये हम किसके लिए देखते हैं, दुर्बल के लिए केवल। तो एक दुर्बल अम्ल या क्षार की आयनन की मात्रा का परिकलन करने के लिए साम्य स्थिरांक का प्रयोग किया जाता है। साम्य स्थिरांक से हम क्या निकाल सकते हैं, आयनन की मात्रा या फिर वियोजन की मात्रा, जो कि हमने पहले भी देखा था। आयनन की मात्रा जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, वो बराबर होगी कि कितने आयन टूट गए, या फिर कहें अम्ल या क्षार के कितने मोल टूट गए, और बट्टे में उसमें भाग दे देंगे कि शुरुआत में हमने उसके कितने मोल लिए थे, या फिर इसकी जगह, मोल की जगह हम सांद्रता का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आयनन की मात्रा क्या हो गई, आयनित मोल अथवा सांद्रता बटे प्रारंभिक मोल या सांद्रता, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वियोजन की मात्रा या फिर आयनन की मात्रा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक उदाहरण लेते हैं, दुर्बल अम्ल Ha। Ha को जल में मिलाने पर क्या देगा, ये H3O प्लस और A माइनस देगा, या फिर हम कहें Ha जल में टूटकर क्या देगा, H प्लस और A माइनस आयन देगा। प्रारंभ में सांद्रता हमने Ha की ली थी C, अब प्रारंभ में सांद्रता Ha की C थी, जबकि H3O प्लस और A माइनस की सांद्रता 0 थी, क्योंकि प्रारंभ में ये टूटा ही नहीं था, स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ Ha लिया था पानी में, तो यहां पर इनकी सांद्रता 0 आ गई। अब मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर है, और C इसकी सांद्रता है, तो मोलों की संख्या कितनी होगी, C होगी, क्योंकि हम मोलरता क्या कहते हैं, मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन।
मोल बटे आयतन। अगर आयतन हम लीटर में 1 लीटर ले लें तो मोलरता ही किसके बराबर हो जाएगी? मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब हम वियोजन की मात्रा क्या कह रहे थे? हम वियोजन की मात्रा को अगर सीधे से समझे तो कहते हैं 1 मोल में से कितने मोल टूट गए। 1 मोल अम्ल या क्षार में से कितने मोल अम्ल या क्षार के टूट गए। तो हम कह रहे हैं कि 1 मोल में से अल्फा टूटा है, तो सी मोल में से कितने टूटेंगे? सी अल्फा। तो यहां पर सी हमारे पास प्रारंभ में थे, ये प्रारंभिक सांद्रता ली। अब साम्य पर सांद्रता देखते हैं कितनी बचेगी। तो सी मोल हमारे पास स्टार्टिंग में थे, तो अंत में कितने बचेंगे? सी अल्फा टूट गए तो सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके सी मोल से सी अल्फा मोल से इसके कितने बनेंगे? सी अल्फा। और इसके भी कितने बनेंगे? सी अल्फा। ये हम रस समीकरण मितीय गुणांक से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सी कॉमन लेकर यहां पर 1 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों। अब हम के अगर निकालें तो क्या आएगा? H3O प्लस की सांद्रता गुणा A माइनस की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता। तो ये हमारे पास के क्या आ गया? H3O प्लस की सांद्रता गुणा A माइनस की सांद्रता बटे H2O की सांद्रता गुणा HA की सांद्रता। H2O की सांद्रता हम कितनी लेंगे? 1 लेंगे। अब 1 लेंगे तो बच गया हमारे पास क्या? H3O प्लस की सांद्रता गुणा A माइनस की सांद्रता बटे HA की सांद्रता। और इसी को क्या कह रहे थे? KA कह रहे थे। H3O प्लस की सांद्रता कितनी आ रही है? सी अल्फा। A माइनस की सांद्रता कितनी आ रही है? सी अल्फा। और HA की सांद्रता कितनी बची थी? C माइनस सी अल्फा। क्या बची थी? C माइनस सी अल्फा, जिसको हम आगे सोल्व करके क्या बना रहे थे? C ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। यहां पर C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? C गुणा अल्फा स्क्वायर। तो ऊपर तो क्या बच गया? C अल्फा स्क्वायर और बटे 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास किसका मान आ गया? के का मान आ जाता है। यहां पर क्या कह रहे हैं हम? दुर्बल अम्ल या क्षार के लिए देख रहे हैं। दुर्बल अम्ल या क्षार के लिए हम क्या कह रहे थे? अल्फा का मान 5% से कम आता है, यानी कि 0.05 से कम आ रहा है। तो 0.05 जो है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 1 माइनस अल्फा जो है लगभग किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, जहां से हम देखेंगे कि ए बराबर क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो एच जो है वो दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के लिए अल्फा का मान 1 से बहुत छोटा है। 1 से बहुत छोटा है तो हम इसको 1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं 1 के बराबर। तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ जाता है। तो के ए बराबर क्या आ गया? क्योंकि हमारे पास के ए बराबर क्या आ रहा था? के ए बराबर आ रहा था सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। इसकी जगह हमने 1 रख दिया है, इसकी जगह 1 रखेंगे तो के ए बराबर क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर आ गया हमारे पास के ए बटे सी। और यहां से अल्फा का मान कितना आ जाता है? अल्फा का मान आ जाता है के ए बटे सी का अंडर रूट। यहां से हम अल्फा वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, जो किस पर निर्भर कर रही है? वियोजन स्थिरांक पर निर्भर कर रही है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अतः हम अम्ल के वियोजन स्थिरांक के मान तथा अम्ल की सांद्रता से क्या निकाल सकते हैं? आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर लें कि 0.1 मोलर हमने क्या लिया? एसिटिक अम्ल लिया, और उसके लिए वियोजन की मात्रा तथा वियोजन प्रतिशतता की गणना हमें करनी है। और इसमें दिया क्या हुआ है? के ए बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सी दिया हुआ है 0.1 मोलर और के ए दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। हमें पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट के ए बट्टे सी। तो यहां से हमें अल्फा निकाल लेंगे, और प्रतिशत में मात्रा अगर पूछ रही है तो उसको अल्फा को किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो हम ज्ञात कर सकते हैं किसका मान? अल्फा का, या फिर प्रतिशत वियोजन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? अल्फा बराबर हमें पता है के ए बटे सी का अंडर रूट। अब के ए कितना है? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और सी कितना है? 0.1। यहां से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का अंडर रूट आ जाएगा, जिसको आगे सोल्व करने पर क्या आएगा? 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 2, जिसको आगे सोल्व करने पर अल्फा का मान हमें क्या आ गया? 0.01
1.34 ये किसका मान आ गया, ये अल्फा का मान आ गया। लेकिन हमें और क्या पूछा है, प्रतिशत वियोजन का मान या फिर वियोजन प्रतिशत का मान। तो अल्फा को किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, वियोजन प्रतिशत क्या होता है, अम्ल की वियोजित अवस्था में मोलों की संख्या बटे अम्ल के कुल मोलों की संख्या और गुणा 100, यानी कि कितने मोल टूट चुके हैं वो बटे कुल कितने मोल लिए थे वो गुणा 100। इससे क्या आ जाएगा, प्रतिशत वियोजन की मात्रा आ जाएगी। और यही क्या था हमारे पास, यही तो अल्फा था, यही तो अल्फा था। और ये क्या आ जाएगा, वियोजन की मात्रा गुणा 100%। तो अल्फा गुणा 100 क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत में वियोजन की मात्रा आ गई। अब अल्फा हमारे पास कितना आया, 0.0134 और गुणा 100 से कर देंगे तो वियोजन प्रतिशत कितना आ जाएगा, 1.34% क्या आ जाएगा, प्रतिशत वियोजन का मान हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, Ka के मान से वियोजन की मात्रा हम निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।